तो इस तरह से भी आप जो है जो इसकी प्रॉपर्टीज या जो स्ट्रक्चर है या जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस है या फिर रिएक्शन विद अमोनिया है, एग्जाम के अंदर आप इनको छोड़ के भी अगर कोई भी कंपाउंड आप दे देते हैं तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना आता है, डिफरेंस आता है, तो आप आसानी से जो है किसी भी रिएक्शन को जो है विद इन सेकेंड्स जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो रिएक्शन कंप्लीशन के लिए जो आती है हमारी ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के अंदर से या टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के अंदर से, वो हमारी इसी सेक्शन से पूछी जाती है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा केवल एक लेक्चर बचता है, उसके बाद जो हमारा सिलिकॉन एंड फॉस्फोजिन कंप्लीट हो जाएगा और बायो इनऑर्गेनिक और साथ में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जो वो चल पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर की। तो मेनली जो हमारे जितने भी फॉस्फोनाइट्रिक एलाइड हैं, क्या हमारे जितने भी हमारे फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड हैं, चाहे वो ट्राइमर है चाहे वो हमारा टेट्रामर है। अब इसका फार्मूला क्या था भाई हमारा NPX2, अगर थ्राइस कर देंगे तो क्या मिल जाता था हमारा ट्राइमर। टेट्रामर में क्या करते थे भाई हम NPX2 की हम 4 पावर ले लेते थे, तो क्या हमारा टेट्रामर है। जहां पर हमारा जो X है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। X माने क्या हमारा भी यहाँ पर है हेलोजन। लेकिन जो प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है, स्ट्रक्चर पढ़ी जाती है, वो ऑल काइंड्स ऑफ एलाइड जो है वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं या वो इतने ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा एलाइड यूज किया जाता है वो होता है हमारा क्लोराइड के केस में। मतलब जितने भी हमारे, चाहे वो साइक्लिक ट्राइमर है चाहे वो साइक्लिक टेट्रामर है, उनमें सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो क्या होगा हमारा NpCl2 थ्राइस एंड NpCl2 की पावर 4। तो जितने भी फॉस्फोनाइट्रिलिक एलाइड्स हैं हमारे, उनमें से NpCl2 थ्राइस एंड NpCl2 की 4 ये हमारे मोस्ट कॉमन है और हम इन्हीं की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्राइमर की, यानी कि हमारा NpCl2 की थ्राइस। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, ट्राइमर और टेट्रामर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अंतर क्या है। अगर हम ट्राइमर की बात करते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है हमारा 114 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां पर लिख लेता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रामर, ताकि आपको एक कंपैरिजन याद हो जाए इन दोनों का। NpCl2 की 4, जबकि जो टेट्रामर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्राइमर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 123.5 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दिस, आई एम राइटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इफ यू वांट टू राइट इट इन केल्विन देन यू हैव टू ऐड इट इनटू 273.15, दैट टेम्परेचर विल बी इन केल्विन। तो दोनों में अंतर क्या है, इसकी जो टेम्परेचर यूज है, मतलब इसको जो टेम्परेचर यूज करने की जो रेंज है वो 114 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब इससे नीचे आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन इस टेम्परेचर पर आकर के आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जबकि जब टेट्रामर की बात की जाए, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेट्रामर मोर स्टेबल है ट्राइमर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको जो यूज करने की रेंज है। अब आपको यहाँ पे केवल एक डाटा याद नहीं करना कि बस मेल्टिंग पॉइंट याद होगा, नहीं, यहाँ से हम दोनों की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़िया मिलेगी किसके कंपैरिजन में, ट्राइमर के कंपैरिजन में। उसके लिए रीजन क्या रहेगा आपका कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हायर है इसके कंपैरिजन में। क्लियर है। दूसरी बात आती है इनके बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्राइमर इज 256 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब अगर प्रेशर हम कितना रखते हैं, 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं नॉर्मल
प्रेशर के ऊपर, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 256 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर टेट्रामर की बात करें उसका बॉइलिंग पॉइंट ट्राइमर के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेट्रामर इज 328.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप यहां पर देख सकते हैं कितना लार्ज डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, मतलब जो यूज करने की जो रेंज है टेट्रामर की कहीं ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ट्राइमर के कंपैरिजन में। तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम इनकी देखते हैं सोल्युबिलिटी, कि जो ट्राइमर है वो बहुत इजीली सोल्यूबल हो जाता है। हमारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं हमारे, जिसके अंदर जब दो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जब वो कंबाइन करते हैं वो नॉन पोलर होता है। लेकिन जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम कंबाइन करते हैं वो हमारा पोलर होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे किसके अंदर सोल्यूबल है, नॉन पोलर के अंदर। तो लिखेंगे इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 तो ये क्या है हमारी इसके जो है सोल्युबिलिटी। जबकि टेट्रामर जो है वो कम सोल्यूबल है किसके कंपैरिजन में, ट्राइमर के कंपैरिजन। तो क्या लिखेंगे, थर्ड इट इज लेस सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, इट इज लेस soluble in polar solvents like as ether, benzene, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 etc। क्लियर है। तो इसकी सोल्युबिलिटी कम है किसके कंपैरिजन में, ट्राइमर के कंपैरिजन में। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बात करते हैं कि वैसे प्रॉपर्टी की कि अगर हम इनको हीट करते हैं तो कितने टेम्परेचर रेंज तक इनको यूज किया जा सकता है, कहाँ तक ये स्टेबल है, कितने टेम्परेचर से ऊपर अगर जाते हैं तो इनको यूज नहीं किया जा सकता, मतलब इनकी जो है लिमिटेशन क्या है। तो इसके बाद क्या आती है हमारी प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे भाई, बोथ ट्राइमर एंड टेट्रामर। क्या फार्मूला है हमारा, ये भी लिख देता हूं मैं, NpCl2 thrice and NpCl2 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ये जो लिखा है ये ट्राइमर का फार्मूला है, बाद में जो लिखा है वो फार्मूला हमारा टेट्रामर का है। व्हेन हीटेड फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस गेट पॉलीमराइज। ये रिएक्शन हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी कर चुके हैं, अभी मैं वहां पे बता भी चुका हूं कि अगर ट्राइमर या टेट्रामर को हम हीट कर देते हैं, टेम्परेचर रेंज हमारी रहेगी 150 डिग्री सेल्सियस से कितनी, 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। पॉलीमराइज का मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं, पॉलीमरिक चेन बना लेते हैं। तो गेट पॉलीमराइज टू एन इलास्टिक प्रोडक्ट ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो कंपाउंड बनेगा भाई उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा बहुत ही ज्यादा होगा, कितना होगा लगभग ऑफ ऑर्डर 20,000। मतलब अगर हम ट्राइमर या टेट्रामर को 150 से 300 डिग्री पे हीट कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली इलास्टिक होता है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग कितना हो जाता है उसका 20,000 हो जाता है। अब यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाती है इस मेथड की कि अगर हम उसका टेम्परेचर रखते हैं 150 से 300 डिग्री सेल्सियस, तब तो हमने पढ़ा कि वो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा और उसका वेट कितने तक पहुंच जाएगा, 20,000 म्यू तक पहुंच जाएगा, इतना उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं टेम्परेचर 300 डिग्री से ऊपर ले जाता हूं तो क्या होगा, तो जो पॉलीमराइजेशन हुई है वो ब्रेक हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, डीपॉलीमराइज हो जाएगा। मतलब ये क्या होगी, इसके एक प्रकार से लिमिटेशन। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं
लिमिटेशन। क्या लिखेंगे? इफ टेम्परेचर reaches to 350 degree Celsius, then the product formed get a depolarized। डीपोलिमराइज्ड का मतलब क्या है? वो जो पॉलीमर बन गया था वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब जैसे मैं टाइमर ले लेता हूँ Pn, मैंने क्या बता रखा है भाई, फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड के अंदर अल्टरनेट पे फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक सिंगल है, इसके साथ तो एक डबल मिलेगा, क्लोरीन फास्फोरस के साथ अटैच होगा और 5 बॉन्ड टोटल जो है फास्फोरस के बनने हैं। तो इस फास्फोरस का 1 2 3 4 5, इस फास्फोरस का 1 2 3 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका मतलब गलत है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो आप देखेंगे इस फास्फोरस के 5 बॉन्ड है, हर एक फास्फोरस के हमारे जो आपको कितने बॉन्ड दिखाई देंगे? 5। अब टेम्परेचर अगर मैं क्या ले जाता हूँ, हीट कर देता हूँ, टेम्परेचर कर देता हूँ +350 डिग्री, तो जो पॉलीमराइजेशन हुई थी वो ब्रेक हो जाएगी और क्या बन जाएगा हमारा? डीपोलिमराइज्ड फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड बन जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होगी? इसकी लिमिटेशन होगी। उसके बाद हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज में चलते हैं कि अगर भाई इनको रिएक्ट कराएं किन्हीं दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ में, दूसरे केमिकल्स के साथ में, तो हमारा क्या होगा? तो सेकंड प्रॉपर्टी में ले लेता हूं, उसके अंदर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या जाती है हमारी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का आप एक बार मतलब समझिए कि सपोज करिए आज A+ पर जो है केमिस्ट्री जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कल को क्या हो, कोई और दूसरे सर आ जाए और वो केमिस्ट्री को पढ़ाना स्टार्ट कर दें। इसका मतलब उन्होंने आ करके जितेंद्र सर को क्या कर दिया? यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब पहले से कोई मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, कोई एटम प्रेजेंट है, कोई ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसको कोई दूसरा आकर के वहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा, वहां से हटा रहा उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा क्या होगा? जैसे कि जो हमारे फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स हैं उसके अंदर जो क्लोरीन है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। जैसे ही कोई कंपाउंड आता है वो उसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और जो क्लोरीन एटम है वो वहां से क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस तरह से क्या शो करता है हमारा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखेंगे many monovalent groups। monovalent groups का मतलब क्या है? which have valency 1, जिसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। तो वो जो उसका सब्स्टिट्यूशन होगा तो मोनोवैलेंट का कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? हमारा मोनोवैलेंट ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे कि लाइक एज, अब वो मोनोवैलेंट आइटम कौन कौन हो सकता है? जैसे भाई क्लोरीन की जगह कौन आ जाए? फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, और ब्रोमीन आ जाए, OH आ जाए, OR आ जाए, SH आ जाए, SCN आ जाए, और वही इसकी जगह पे हमारा NH2 आ सकता है, NR2 आ सकता है, EDC। अब इनके नाम क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल, एल्कोक्सी बोलते हैं इसको, OR एल्कोक्सी, SH थायो एल्कोहल, थायोसाइनाइड, NH2 अमीन, NR2 सेकेंडरी। तो ये जो सारे हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे क्या है भाई? मोनोवैलेंट ग्रुप हैं। तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे भाई? क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? लाइक एज दीज ग्रुप्स substitute the highly reactive
सब्स्टिट्यूट द हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एटम, क्लोरीन को वहां से हटा देंगे, प्रेजेंट इन फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ठीक है, जैसे भाई इसके हम एग्जांपल अगर ले, कोई भी आप एग्जांपल लोगे तो जो ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसको वहां से हटा देगा, क्लोरीन को हटा देगा। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं दोबारा। क्या था हमारा भी, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस के साथ क्लोरीन, क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हर एक फास्फोरस के साथ क्लोरीन, 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 क्लोरीन। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, NpCl2 का थ्राइस। कैसे, नाइट्रोजन 3, 1 2 3, फास्फोरस 3, 1 2 3, क्लोरीन 6, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, इसके अंदर मान लिया मैंने क्या डाल दिया भाई, सोडियम फ्लोराइड डाल दिया, NaF। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और Cl किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। तो बेसिकली क्या बनेगा भाई हमारा, NpF2 का थ्राइस और प्लस में क्या निकलेगा भाई हमारा 6NaCl। तो कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, तो सिंपल सा फंडा है भाई, क्लोरीन को हटा करके वहां पर जो ग्रुप है मोनोवेलेंट वो हमारा अटैच हो जाएगा। जैसे मैं अगर थायोसाइनाइड ग्रुप अगर ले लेता हूं, ठीक है, HCl ले लेता हूं, यही ले लेते हैं NpCl2 का थ्राइस प्लस NaSCl। तो Na क्या करेगा भाई, वही Cl इसके साथ, HCl इसके साथ, क्या बना देगा, NpHCl2 का थ्राइस प्लस में क्या निकलेगा भाई हमारा 6NaCl। देखिए कितना आसान है। अब एक और है भाई, अगर आप फ्लोरीन इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो आप दो मेथड से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। एक तो आप NaF डाल के, या फिर आप एक कंपाउंड और डाल सकते हो इसके अंदर, KSO2F। तो यहाँ से ये जो फ्लोरीन है ये भी इसको हटा देगा और यहाँ पे इसके साथ कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। प्रोडक्ट में आप क्या लिख देंगे, NpF2 का थ्राइस। क्लियर। तो इस प्रकार से भी आप जो है जितने चाहे जो रिएक्शंस हैं वो आसानी से याद भी कर सकते हैं, और एग्जाम के अंदर अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट करनी आ जाती है, मोस्टली तो ऐसा ही पूछा जा सकता है, तो वो भी आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे NpCl2 का थ्राइस प्लस में CH3MgBr। इससे पहले हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझना होगा। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने पहले समझाया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX। मैंने बता रखा है ये जो ग्रुप होता है ये 2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, अल्काइल ग्रुप। अब R की जगह पे कौन सा ग्रुप है, CH3, मतलब Cl को यहां से कौन सा ग्रुप रिप्लेस करेगा, CH3। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, NpCH3 का ट्वाइस और इसका थ्राइस। Mg यहां से Cl को ले जाएगा, MgCl2 प्लस में 3MgI2, और फिर जो हम इसको बैलेंस कर देंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से भाई यहां पर Br की जगह आयोडीन ले लेते हैं। ठीक है, और Br ले लिया है तो वहां पे भाई MgBr2 भी निकाल सकते हैं, Br अगर आपने ले लिया है। तो इस प्रकार से भाई अलग अलग जो रिएक्शन है आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकते हो। और अगर हम रिएक्शन करना चाहें और दूसरे रिएजेंट्स के साथ अगर हम रिएक्शन को दिखाना चाहते हैं, तो आप एक 4 टाइप जो है सारी रिएक्शंस मैं आपको करवा देता हूँ, जिसमें हम जो है अलग अलग जो रिएक्शंस है कैसे हम कौन सा ग्रुप डालेंगे। तो मेन तो हमको एक ही बात याद रखनी है, बार बार जो विग्रस रिएक्टिव ग्रुप हमारा क्लोरीन है, जो हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम एक प्राइमर ले लेते हैं, अल्टरनेटिव PN, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, Cl 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 Cl। अब आप इसके अंदर जो ग्रुप चाहे आप इंसर्ट करवा दीजिए, भी उस तरह से आप उस रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे
KSO2F बताया था मैंने आपको। फ्लोरीन क्या करेगा, सारे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो बस क्या बनाना आपको, F सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P, और हर एक क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो इस प्रकार से क्या बन गया भाई हमारा ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड, क्लोराइड। और भी ग्रुप डाल सकते हो भाई, यहाँ पे मान लिया मैंने डाल दिया भाई NaOMe डाल दिया हमने, ठीक है। सोडियम जो मिथोक्साइड है वो हमने डाल दिया इसके अंदर, तो होगा क्या, Na और Cl तो निकलना ही है, OMe ग्रुप इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बना देंगे आप, POMe OMe N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P Cl 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 Cl। अब ये Cl मैंने दोबारा लिख दिया भाई, याद करो मैंने क्या बताया, सारे Cl रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर OMe। तो आप भाई साथ ही साथ ये देखते रहे, कहीं पे अगर मुझसे भाई फ्लो में कोई बात गलत बताई जाए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि सर आपने ये रिएक्शन वहां से गलत कर दी थी, ठीक है। उसके बाद और कोई ग्रुप डाल देते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हैं, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन कर ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जगह पे मैं कोई ग्रुप ले लेता हूँ, फिनाइल ग्रुप ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, फिनाइल। तो पीएच क्या करेगा, सारे Cl को रिप्लेस कर देगा, PN डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P pH। अब pH लिख लो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो C6H5 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 C6H5। ये कार्बन की साइड से अटैच है ना, क्या हाइड्रोजन की साइड से, ठीक है। इसी तरह से आप और ग्रुप भी, जैसे अभी दिखा था भाई मैंने NaCl डाला था, NaCl निकल गया था, हर एक क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और ग्रुप डाल दीजिए भाई, पायरिडीन, ठीक है। पायरिडीन में क्या होगा हमारा, क्लोरीन की जगह पर कौन आ जाएगा हमारा, पायरिडीन कंपाउंड। पायरिडीन क्या होता है भाई, फास्फोरस के साथ में हमारा NC5H10 NC5H10 NP सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl NC5H10 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 NC5H10। तो इस प्रकार से जो है आप भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फॉस्फेट की जो है आप आसानी से कर सकते हो फॉस्फोजीन के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा भाई, अगर हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसका, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, जो क्लोरीन है उसकी रिप्लेसमेंट जो है हमारी कैसे होगी, ठीक है। तो थर्ड आती है हमारा हाइड्रोलिसिस। लिखेंगे भाई ट्राइमर ऑन हाइड्रोलिसिस गेट हाइड्रोलाइज्ड, कि भाई जो ट्राइमर है अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, और क्या बनाता है, टू ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्या बना देता है, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब वो जो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा वो आगे जो फर्दर क्या करेगा, एक आइसोमरिक चेंज जाएगा, और उस चेंज के बाद वो जो है क्या बना देगा, एक प्रकार से मेटा इमाइडो फॉस्फोरिक एसिड, विच अंडरगो isomeric change, which undergo isomeric change to form trimeta इमाइडो फॉस्फोरिक एसिड। अब ये ट्राइमेटा इमाइडो फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे, पहले हम बनाएंगे ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ट्राइमर ले लेते हैं भाई, PN P सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
और एक फास्फोरस के साथ क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसका हम क्या कर देंगे भाई, हाइड्रोलिसिस। आपको पता है वाटर किसमें डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव, और एक जो Cl है इसके साथ निकल जाएगा, तो टोटल 6 Cl है, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे हमें, 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या निकलेगा भाई हमारा 6HCl निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या हुआ भाई यहाँ POH OH N डबल बॉन्ड P N डबल बॉन्ड P N डबल बॉन्ड, और एक P के साथ OH 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 OH। अब ये क्या जाएगा भाई, आइसोमरिक लिंकेज। अब ये जो कंपाउंड बना हमारा, इसका नाम क्या है भाई, ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या जाएगा, आइसोमरिक लिंकेज जाएगा। आइसोमरिक लिंकेज के अंदर क्या होगा हमारा, ये जो H है ये 1 2 3 माइग्रेशन जाएगा, 1 3 माइग्रेशन जाएगा, मतलब यहां से इसकी शिफ्टिंग इसके पास हो जाएगी। मतलब इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, OH को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे और ये बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फास्फोरस का इसके साथ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इस फास्फोरस का डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे। इस नाइट्रोजन को जो है ये H पॉजिटिव आएगा यहाँ से, ये H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बना देगा भाई हमारा P डबल बॉन्ड O, एक OH हमारा सेम रहेगा, ठीक है, एक OH क्या रहेगा हमारा सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH, इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड NH, फिर डबल बॉन्ड नहीं सॉरी सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O, एक हमारा OH, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P, डबल बॉन्ड नहीं सॉरी सिंगल बॉन्ड P के साथ फिर भी डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा क्या बन गया, ट्राईमेटा इमाइडो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। अब ये जो हाइड्रोलिसिस गया है, कौन सा कंपाउंड गया हमारा, ट्राइमर गया है। इसी प्रकार से हाइड्रोलिसिस जो है ट्राइमर की जगह पे हमारा जो टेट्रामर है वो भी जा सकता है। तो टेट्रामर के लिए आप कैसे बनाओगे, पहले आप टेट्रामर की स्ट्रक्चर बना लीजिए। कैसे था, नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन। अब हर एक फास्फोरस के साथ आपको पता है दो क्या हैं, क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब इस फास्फोरस के कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4। अब फास्फोरस बनाएगा कितने बॉन्ड, 5, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका मैं क्या करूंगा भाई, हाइड्रोलिसिस करूंगा। वाटर हमारा वही किसमें डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव, HCl निकलेगा यहाँ से। अब की बार टोटल कितने Cl हैं, 8, तो यहाँ से क्या निकलेगा, -8 HCl निकलेगी हमारी। तो OH इसकी जगह पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा N सिंगल बॉन्ड P, और इसके साथ कौन आ जाएगा भी हमारा OH OH, फिर वही डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड P OH OH, फिर वही डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हर एक P के साथ भी हमारा क्या आ जाएगा, OH 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 OH। अब यहाँ पे भी जब दो OH आएगी तो क्या गया था, आइसोमेरिक लिंकेज गया था। यहाँ पे टेट्रामर में भी क्या जाएगा भाई, आइसोमेरिक लिंकेज, आइसोमेरिक लिंकेज। आइसोमेरिक लिंकेज में वही हमारा 1 3 शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये H इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बना देगा भाई हमारा P सिंगल बॉन्ड NH। अब एक चीज याद रखिए, जब आइसोमेरिक लिंकेज आएगा तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सारे सिंगल बॉन्ड बना देंगे आप। NH सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार से जो है भैया हमारा ये जो है टेट्रामर के केस में भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। कई बार ये भी दे सकता है, इन दोनों को आप कंपैरिजन कीजिए हाइड्रोलिसिस के केस में, तो वहां पर आप स्पेशल नोट लिख सकते हो कि जो रिएक्शन है टेट्रामर की वो कहीं ज्यादा फास्ट होती है इसके कंपैरिजन में ट्राइमर के कंपैरिजन में। तो क्या लिखेंगे हम, द
reactivity of tetramer is greater, कि वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में भाई देन ट्राइमर। तो इस प्रकार से जो है भाई आप इनके बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हो। उसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी का हम कंपैरिजन करेंगे इसका, जिसमें जो फॉस्फोजिन है हमारा या ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं अमोनिया के साथ में। वैसे तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको जो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी एक्सेस ली गई है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो फोर्थ आता है आपका रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं भाई NH3। अब बार बार केस तो वही आना है। NH3 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, ऐसे लिख लेता हूं NH2H। एक बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के अंदर जो है जो क्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव है, तो जो क्लोरीन है वो H के साथ निकल जाएगा। मतलब जहां पर भी क्लोरीन प्रेजेंट है उसकी जगह पर हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, द क्लोरीन इन ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड इज सब्स्टिट्यूटेड फास्टली विद NH2। पहले बता दिया भाई मैंने आपको कौन सा ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा भाई, हमारा NH2 ग्रुप होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, बट इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, मतलब रिएक्शन के दौरान अगर आप जो अमोनिया है वो जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, फॉस्फोरस नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला हमारा N3P5 इज 4। तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन जाता है, N3P5। तो इसके लिए रिएक्शन हमारी वही रहेगी भाई, आप ट्राई हैलाइड देंगे PCl सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P। जरूर नहीं यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल भी ले सकते हो, अल्टरनेट भी होना चाहिए। बाकी फास्फोरस के साथ हमारा Cl है, ठीक है। अब आप भाई कोई भी रिएक्शन जो इसके साथ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर NH3 ले लेता हूँ तो मैंने बताया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा तो NH2 और फास्फोरस के साथ आ जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P और एक Cl की जगह पे कौन आ जाएगा भाई, हमारा NH2। नाइट्रोजन की साइड से अटैच करना भाई आपको, ठीक है। वैसे किसी भी तरह से लिख सकते, गलत नहीं होता, लेकिन काफी एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो अगर हाइड्रोजन की साइड से आपने लिंक कर रखा है तो उसको गलत ठहरा देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा प्रॉपर वे में ही इसको लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं फर्दर इसको क्या कर देता हूँ, हीट कर देता हूँ। हीट करते ही यहाँ से फर्दर एक और अमोनिया निकल जाएगा NH2A और एक H, तो क्या होगा NH3 बच क्या गया NH, तो क्या बच जाएगा हर एक फास्फोरस के साथ P डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P, P के साथ डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड P फास्फोरस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड P, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको क्या बोला जाता है, फॉस्फोन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, फॉस्फोन। और अगर इसको फर्दर हीट कर देते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया हमने यूज किया है तो हमारा फास्फोरस नाइट्राइड यानी कि P3N5 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से भी आप जो है जो इसकी प्रॉपर्टीज या जो स्ट्रक्चर है या जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस है या फिर रिएक्शन विद अमोनिया है, एग्जाम के अंदर आप इनको छोड़ के भी अगर कोई भी कंपाउंड आप दे देते हैं तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना आता है, डिफरेंस आता है, तो आप आसानी से जो है किसी भी रिएक्शन को जो है विद इन सेकेंड्स जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे
जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल यूनिवर्सिटी या किसी भी एग्जाम के अंदर वो पूछा जाता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फॉस्फोजिन्स। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।